नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। ना संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो बताइए आप लोग के क्या हाल चाल है? बढ़िया है, सब मस्त हैं, तरीके से तैयार हैं एकदम आप फिर से आज धुआं धुआं करने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, आज के इस सेशन को बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से हम क्या करेंगे, आज की क्लास को शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। हम लोग जहाँ तक किए थे क्वेश्चंस, ये 7 चैप्टर कहाँ से भूल गया, 8th चैप्टर जो हम लोग कर रहे थे, 8th चैप्टर, उसी को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और आज ये एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चंस होंगे। जहां तक हमने इस एक्सरसाइज को कर लिया था उसी के आगे के हमें क्वेश्चंस को करने हैं, ठीक है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाइए। आप लोग कमेंट्स वगैरह करके बताइए कि आप लोग के क्या हाल चाल हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास को, धुरंधर तरीके से, लाजवाब तरीके से, बिंदास एकदम, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। जहाँ तक हो चुका था उसी के आगे हम बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके बाद ही एक्सरसाइज पर आते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन बस एक मिनट, एक मिनट। लाजवाब क्वेश्चंस हैं, एकदम तरीके से तैयार रहिए। इसको थोड़ा सा साइड, सिर्फ दो ही तो एक्सरसाइज है इसमें, 8.1 और 8.2, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है आपके पास, बीच बीच में आपकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ पीछे क्वेश्चंस की, समझ रहे हो, ताकि, क्योंकि हम लोग तो आगे चल ही रहे हैं, हम लोग आगे चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, बहुत से क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है ना। चलो देखो इधर, 2 की पावर 5x+3 इक्वल टू दिया हुआ है 8 की पावर x+3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपके पास चीजें दी हुई हैं कुछ इस तरह से, और आपको क्या करना है, इसमें आपको वैल्यू निकालनी है x y, मतलब x की। कैसे करेंगे आपको पता ही है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी हमारे सामने आते हैं तो कैसे करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब भी हमारे पास आते हैं तो इसको करने के तरीके भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो ये होता है कि इन दोनों तरफ के जो बेस हैं, बेस मतलब आधार हैं, आधार को बराबर करना, पता है ना आपको। तो इसमें हम आधार को बराबर करेंगे, तो ये 2 की पावर 5x है और +3 है, इसको भी आप 2 की पावर कितना लिख सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये पहले से x+3 था, राइट। अब आप दोनों पक्षों की क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तो आपको देख रहे हो कि जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होती है, इसलिए हम 5x+3 बराबर इधर से 3 ब्रैकेट में x+3 कह सकते हैं, ठीक है ना। नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। अब जब यहाँ पर इतना कर दिए तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 5x+3 इक्वल टू 3x+3, 9, 5x, और ये 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, और ये 3 उधर जाएगा तो 9 - 3 बोले तो 6 हो जाएगा, और 5 में से 3 जाएगा तो 2x बचेगा, और 2x बराबर ये 6, तो 2 एक कम 2, 2 त्याई 6, मतलब x बराबर आपने कितना निकाल लिया, 3। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपको कहाँ पर समझ नहीं आया, है ना क्वेश्चन लाजवाब। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इस क्वेश्चन को करना है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन है आपके पास 4√10, ऐसे लिखा हुआ है, लिखने का तरीका भी आपको ध्यान रखना है। 4√10 प्लस 3√6 कामा 3√6, और इसके बाद लिखा है √3। ये क्वेश्चन आपके पास है, उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब घटते क्रम। देखो दो वर्ड्स होते हैं, दोनों वर्ड आपके याद होना चाहिए, एक होता है आरोही और एक होता है अवरोही, एक होता है आरोही और एक होता है अवरोही। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम,
और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, घटते। एक होता है आरोही का मतलब बढ़ते क्रम और अवरोही का मतलब घटते क्रम, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं? इसी को बोला जाता है असेंडिंग ऑर्डर, और इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना? एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आरोही का मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब घटते क्रम, जो कि आपके सामने लिख दिया। ठीक है ना? तो इस चीज में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो हमें इसको करना है अवरोही क्रम, है ना? चलो देखो, मैंने इस तरह के जो क्वेश्चन जब भी आते तो मैंने कहा था कि इनके जो ये रूट के अंदर जो यहाँ पर संख्याएं होती है, इन सभी को सेम करना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 2 होता है। तो अब यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना होगा। किसका एलसीएम? इस 4, 3 और 2 का। तो आपको साफ साफ पता है कि इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा? 12 ही आएगा। 12 आने के बाद आपको क्या करना है? इन सभी को 12 एलसीएम का बनाना है। इसलिए आप 4√3 यहाँ पर लिख लो, 4√3, 4√10। ठीक है ना? अब आप इसको या ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, या लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 4√10। अब इस 4 को कितना बनाना है? 12। तो 4 3 जा, तो हमने इसमें 12 आया यहाँ पर। तो हमने 4 में कितने का मल्टीप्लाई किया कि 12 हो गया? तो 4 में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया। थोड़ा सही कम दिख रहा है ना? इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं। अब दिख रहा है ये? तो ये 4√10 है। 4 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तभी तो 12 बन गया, क्योंकि मुझे एलसीएम को 12 बनाना है। तो अंदर जितना बार मल्टीप्लाई करने पर आता है उतना ही अंदर पावर लगा देते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब इस चीज को आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो 12 तो ऐसे ही रहेगा, और ये 10 धाम में 100 धाम में 1000 हो जाएगा। ठीक है? अब दूसरा लिखेंगे 3 रूट वाला, 3√6। इसको देखो, तो 3 को 12 बनाने के लिए हमने कितने से मल्टीप्लाई किया कि 12 बन गया ये? तो 3 चौक 12, 4 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए 6 को भी पावर 4 लगा दो। अब आपको पता होना चाहिए 6 छंग 36, और 36 36 में कितना होता है? तो देखो 6 छंग 36, 36 में हम 36 का मल्टीप्लाई करवा दो। 4 छंग 36, 3 हासिल आया, 6 3 18, 19 20 21। फिर 3 से 3 छंग 18 होता है, 3 3 का 9 1 10 होता है। कितना आ जाएगा? 6 8 1 9 होता है, और ये 2 1296। कितना हो गया? 1296। इतने होगा, 8 1 9 तो 1296। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 12, अब ब्रैकेट में आएगा 1296। ठीक ना? उसके बाद तीसरा आपके पास है 2, और रूट के अंदर है 3। अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तभी तो ये 12 बनेगा, है ना? तो मैंने 2 को मल्टीप्लाई, 2 छंगे 2 छके 12, इसलिए 3 की पावर 6 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 12, और ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 3 का पावर 6। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 त्रिक 81, 81 त्रिक का 81 त्रिक का 243, और 243 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम 243 में 3 का मल्टीप्लाई करवा दे तो कितना होता है? 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 729। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 729। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? इस चीज को मैं हटा देता हूँ, ये रफ पे काम था। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है? ध्यान देना है यहाँ पर एक चीज को। यहाँ पर चीज ये ध्यान देना है कि हमें अब इन सभी में देखना है असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर लिखेंगे आप असेंडिंग ऑर्डर, या जो भी हिंदी में लिखना चाहते हो तो अवरोही का। असेंडिंग ऑर्डर इक्वल टू असेंडिंग नहीं, डिसेंडिंग लिखना। क्या लिखना था? डिसेंडिंग ऑर्डर, DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला, तो अंदर वाला देख लो सबसे बड़ा किस में? तो 1296 यही सबसे बड़ा है, ये था ये वाला, यानी इसको लिखेंगे सबसे पहले। यहां पर लिखता हूं मैं, पहले इसको लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 12, और रूट के अंदर कितना है? 1296। ठीक है ना? अब इससे छोटा कौन सा है? इससे छोटा 1000 वाला, मतलब ये 12 1000। तो 12 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1000। और उसके इससे छोटा कौन सा है? इससे छोटा है आपके पास, देख रहे हो ये वाला, है ना? तो इसको थोड़ा सा मुझे इधर रखना पड़ेगा जी। इसके बाद ये वाला है 12,729। तो ये 12 लिखेंगे और 729। ठीक है ना? इसके बाद आपको साफ साफ दिख रहा है 1296 किसका था? ये वाला 3√6 का। यहाँ पर लिखेंगे 3√6 लिख देंगे। इज ग्रेटर देन किससे? 1000 वाले से, मतलब 4√10 वाला आ जाएगा। और ये इससे बड़ा कौन सा है? इससे मतलब छोटा कौन है? 729, 2√3 वाला, 2√3। दिस इज योर करेक्ट आंसर।
तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो इस तरह क्वेश्चन को इस तरह से ही करना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक ना। और एग्जाम में आता है, ये मत सोचो कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। अब बताइए आप लोग कि कहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है ऐसे क्वेश्चन में, बताइए। बताइए कहीं पर दिक्कत, नो दिक्कत। चलें आगे, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और बेहतरीन तरीके से करते हैं। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे, उसके बाद बचेगा टाइम तो फिर देखेंगे आगे। चलिए जी, कहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हम लोग कर लिए थे, ये हो गया था 8 नंबर भी हम लोग कर लिए थे, 8 नहीं कर लिए थे, 8 नंबर हो गया था कि ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC कोण A और C को समविभाजित करता है। सिद्ध कीजिए ABCD एक वर्ग है, विकर्ण BD दोनों B और कोण को भी समविभाजित करता है। बता चुका हूं ना इसको मैं, इस क्वेश्चन को मैंने बता दिया था आपको कैसे करना है, आपको बेहतरीन तरीके से मैंने बताया था। खैर एक बार आपको फिर से हिंट दे देता हूँ कि एक आयत है, उसने कहा कि एक आयत है, ये लो आयत है, आयत में कहता है एक विकर्ण AC है, AC विकर्ण खींच लो, AB मान लो, A ये B ये C ये D, तो AC को मिला दो, ये AC मिला दिए। फिर कहता है AC A और C को समझाया करता है, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। फिर कहता है सिद्ध करो ABCD एक वर्ग है, इसे वर्ग सिद्ध करना है, बहुत आसान है। वर्ग सिद्ध करने के लिए इसकी सारी भुजाएं बराबर दिखाना पड़ेगा। तो आप ये वाला त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांग दिखाओ, तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों में कॉमन है, और ये आयत है इसलिए ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ये वाला इसके बराबर, तो भुजा 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 सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उसके बाकी पार्ट बराबर हो जाते हैं, इसलिए हम ये बराबर ये कह सकते हैं, कह देंगे ना। तो आपको पता है कि ये बराबर ये बराबर ये है ना, और हमें पता है कि सर्वांग त्रिभुजों की मतलब कि आयत की जो भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर भी होती हैं, ये ट्रांसवर्सल कर रही है, जिसकी वजह से हमारे ये वाला कोण इस कोण के भी बराबर होगा। तो ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, और ये आपस में बराबर। तो जब ऐसी कंडीशन होती है, मैंने बताया था कि वो सामने सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होते हैं, राइट। तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, तो इसके सामने भुजा ये AD है, इसके सामने कोण ये CD है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो AD साइड होगी वो इस CD के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद इस त्रिभुज में आओगे तो ये कोण भी इस कोण के बराबर। अब इस त्रिभुज की बात करोगे, दो कोण सब बराबर है, दो कोण बराबर, दो भुजाएं बराबर, इसके सामने भुजा AB है, राइट, और इसके सामने भुजा कौन सी है, BC, ये भी आपस में बराबर होंगे दोनों। जब ये दोनों बराबर हो गई और हमें पता है कि इसके अपोजिट साइड बराबर ही होती है और साथ में ये भी बराबर, इसका मतलब सारी साइड इसके बराबर हो गई, तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, तो सारी साइड जिसकी बराबर होती है वो एक वर्ग हो गया, तो ये BCD एक वर्ग हो गया। फिर हमें ये सिद्ध करना था कि BD जो है वो उसको समधायित करता, तो एक काम करना है इस बार आपको क्या करना है कि एक त्रिभुज बनाना इस तरह से और उसकी BD वाली साइड को मिला देना, यानी ABCD। अब ये दोनों त्रिभुज को सर्वांग दिखा देना, और ये कह रहा है कि B और D जो है, B और D दोनों को समधायित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये सिद्ध कर देना है इस बार कि ये वाला कोण B और D दोनों को समझाया करता, मतलब ये बराबर ये दिखाना है, ये बराबर ये दिखाना, बहुत आसान है। ये वाला लाइन खींच दिए, ये बराबर ये बराबर ये, और ये दोनों में सर्वांग सम हो गए, इसलिए ये वाला कोण इसके बराबर, ये कोण इसका बराबर, सिद्ध हो गया। सिंपल है ना। तो आप इस चीज को अपने सब कर सकते हो। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को अपने से नहीं कर सकते? क्या आप लोग इस क्वेश्चन को करने में सक्षम नहीं हो? आप लोग मुझे बताइए, आप लोग हमें ये बताइए कि क्या आप लोग इस क्वेश्चन को करने में सक्षम नहीं हो? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आप इस क्वेश्चन को करने में बेहतरीन तरीके से मस्त हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DP बराबर BQ। फिर कहता है देखिए दर्शाइए कि ये, तो आपके पास ये फिगर है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो आइए 9th नंबर के लिए पहले फिगर बना लेते हैं, जो 9 नंबर में कह रहा है उसका फिगर बनाते हैं पहले। चलो एक ABCD बना लेते हैं, अरे ये मिला दिए, ये हो गया आपका A, ये हो गया B, ये C, ये D। हमने फिगर कुछ बना लिया, जो फिगर दिया था हमारे पास, ये एक समांतर चतुर्भुज है।
ठीक ना। उसके बाद उसमें क्या कहा है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, विकर्ण BD पर दो बिंदु हैं, विकर्ण BD को मिलाया गया है। तो चलिए विकर्ण BD को मिला देते हैं। विकर्ण हम BD को क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो ये लो मैंने BD को मिला दिया, ये विकर्ण हमने BD को मिला दिया। अब उसने ये कहा था कि विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं। ये बिंदु P और Q इस प्रकार से हैं कि DP ये वाला पार्ट BQ इस पार्ट के बराबर है, यानी दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है, जहां पर ये पॉइंट है, ये वाला पार्ट उस पार्ट के बराबर इतना है। तो चलिए इधर Q उधर P, इधर Q इधर P, तो हमें एक पॉइंट यहाँ पर लेना है, एक यहाँ पर। तो मान चलो इसके सामने पॉइंट यहाँ पर एक ले लेते हैं। एक पॉइंट इसके सामने जस्ट यहाँ पर हमें ले लेते हैं ये। अरे भाई क्या हो जा रहा है इसमें, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया और एक इसके जस्ट सामने पॉइंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है ना, ये ठीक है ना, ये दो पॉइंट्स ले लिए, ठीक है ना। आप क्या भाई गड़बड़ हो रही है, ये लो, ठीक है, ये मैंने पॉइंट ले लिया। अब उसके मैं तो कर रहा है भैया इससे पॉइंट ही नहीं हो रहा। आप देखो ये दो पॉइंट्स हो गए, दो पॉइंट। अब क्या किया है इसने, दो पॉइंट इस प्रकार हैं कि DP बराबर इतना, फिर क्या कहता है दर्शाइए कि, अब फिगर में क्या किया है, अब आगे कुछ नहीं दिया, ADP कह रहा है, तो A और P को मिला दिया है, यानी कि ये पॉइंट जो है वो P था और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया। तो हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट को भी हम इस पॉइंट से मिला देते हैं, ये मिलाया, और इसको कहां से मिलाया है, और P को A से, Q और A को भी मिलाया है, यानी इस पॉइंट को भी इस पॉइंट से मिलाया है, और फिर इसको यहां से मिलाया है, नहीं यहां से नहीं मिलाया, C से मिलाया है, Q को C से, Q को C से, तो C कहाँ है, रुक जाइए नंबरिंग गड़बड़ है, ABCD ऐसे नंबरिंग दी है, यहाँ से ये शुरू किया है, नंबरिंग देखो गड़बड़ की है, नंबरिंग जो की गई है वो ABC की नंबरिंग जो है AB, यहाँ A लिया है, यहाँ पर B, C और D, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो उसने क्या किया है, इस Q को C से मिलाया है, इस पॉइंट को इस C से मिलाया गया है, यहाँ से ऐसे, ये पॉइंट Q है, और इस पॉइंट को भी इससे मिलाया गया है, क्या P को भी C से मिलाया गया है, ये पॉइंट भी यहाँ पर ही मिल रहा है आकर के, ठीक है ना। और इन पॉइंट्स के नाम क्या है, इनका नाम भी दे देता हूँ, ये है P और ये है Q, ठीक है, ओके। इतना करने के बाद कहता है दर्शाइए। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या दर्शाने के लिए कह रहा है, आपको ये ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में हमें दर्शाना है कि APD सर्वांगसम है CBQ के। अब आप यहाँ पर देखो APD है कहाँ पर, पहला क्वेश्चन में APD, तो देखो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये AP और ये D, ये दिख गया त्रिभुज, ओके। उसके बाद दूसरा CQB, देखो CQB, तो देखो ये C है, Q और ये B, ये दो त्रिभुज आपको सर्वांगसम दिखाने हैं। दिख गया ना दोनों त्रिभुज, एक ये त्रिभुज है और ये दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांगसम दिखाना है। तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं जो दिया है, दिया क्या है, वैसे आप लोग समझदार हो, लिख सकते हो इस चीज को, हाँ। तो शॉर्टकट में लिख देता हूँ कि AB, थोड़ा सा लिख देता हूँ, ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। ये दिया है जिसमें क्या दिया है, ये लाइन, ये DP बराबर BQ, DP बराबर BQ, ठीक है ना। अब जो सिद्ध करना है उसको अब आके अब लिख लेना, जो जो दिया होता है सब कुछ लिखा जाता है, सिद्ध करना है,
सिद्ध क्या करना है, तो पहला पार्ट हम सिद्ध कर रहे हैं क्या, त्रिभुज APD, यही था ना, त्रिभुज APD, त्रिभुज APD ये आपका सर्वांगसम है त्रिभुज CQB के, CQB के। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं, पहला वाला पार्ट सिद्ध करते हैं, फिर बाकी पार्ट को भी देखेंगे। हाँ, तो सिद्ध, मैंने कहा था जब भी सिद्ध करने की बात आती है तो जिस त्रिभुज को सिद्ध करना वही दोनों त्रिभुज हम ले लेते हैं। तो APD और त्रिभुज CQB में, चलिए हम दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं और दोनों त्रिभुजों में ध्यान से देखना क्या करते हैं। इस त्रिभुज की हम बात करते हैं तो इस त्रिभुज में आपको दिख रहा होगा ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुज में पहली चीज जो आपको दिख रही होगी वो मैंने लिया APD। तो APD की AD साइड, APD की AD साइड और CQB की CB साइड या BC साइड दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। असमांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि इस त्रिभुज का ये कौन सी साइड, इस त्रिभुज का ये कोण, इस त्रिभुज का देखो ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर होंगे। तो लिखेंगे कोण ADP, ADP बराबर होगा कोण ADP CBQ, CBQ, क्योंकि यहां पे लिखेंगे एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, नहीं पता चला? ये दोनों एकांतर कोण है जिसकी वजह से ये बराबर हो जाएंगे। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये क्या है? दोनों एकांतर कोण है जिसकी वजह से बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है BC और AD समांतर चतुर्भुज है और ABCD और ये दोनों समांतर है और ये BC एक ट्रांसवर्सल काम कर रही है तिर्यक रेखा का। तो एकांतर कोण Z टाइप जब भी बनता है तो बराबर होता है, ठीक है ना, इसलिए दोनों कोण बराबर। उसके बाद तीसरा उसने दिया था कि ये PD साइड या DP कह सकते हो ना कि DP जो है वो इसके किसके BQ के बराबर होगा। ये चीज हमें क्वेश्चन में ही दिया था, ये दिया है। तो जब हमें इतनी जानकारी मिल गई अतः हम ये कह सकते हैं ना, अतः त्रिभुज APD ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा किसके? CQB के, CQB के। क्यों से? क्योंकि भुजा दिखाए फिर कोण दिखाया फिर भुजा दिखाया। यहाँ पर लिखेंगे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता से या सर्वांग समता से या सर्वांग समता नियम से, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अतः बस हो गया, इति सिद्धम। अब आप लोग हमें बताइए कि आपको इस प्रश्न में कहां पर दिक्कत हुआ है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि आपको डिस्टर्ब कर रहा है, बताइए। कहीं पर दिक्कत हुआ क्या? आप इसे छाप लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, दिमाग में मार लीजिए तो और ज्यादा सही लगेगा, ठीक है। चलें आगे, आगे बढ़े। चलो आगे देखो। अब दूसरा पार्ट इसका ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट बहुत आसान है, इसलिए मैं इसको थोड़ा छोटा करके आपको मैं यहीं पे समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरे वाले पार्ट को, दूसरा पार्ट को मैं यहीं पर आपको देखो समझाता हूं। देखो ये है आपका पहला पार्ट सिद्ध हो गया। अब देखो इसका सेकंड पार्ट में क्या कह रहा था सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध करो AP बराबर CQ। ये बहुत आसान है इसलिए मैं इसको यहीं बता देता हूं। AP बराबर CQ सिद्ध करना है, दूसरा पार्ट। तो यहां पर लिखेंगे दूसरा पार्ट सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AP बराबर CQ, हाँ CQ। चलो देखो इसको भी सिद्ध कर देते हैं। यहाँ पर सिद्ध, सिद्ध यहाँ पर लिखोगे, जब सिद्ध करोगे यहाँ पर हमें ये लिखना पड़ेगा त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQB से। यहाँ पर लिखेंगे उपर्युक्त सिद्ध किया जा चुका, उपर्युक्त सिद्ध किया जा चुका, सिद्ध किया
जा चुका। अभी अभी हमने ऊपर सिद्ध किया ना इस चीज को, इसलिए हमने उपरयुक्त सिद्ध किया, इसलिए हम लिख सकते हैं ना उपरयुक्त सिद्ध किया जा चुका है ना। अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अतः देखो इस त्रिभुज का एपी साइड, ध्यान से देखो, इस त्रिभुज का जो एपी साइड है वो इस त्रिभुज के सी क्यू के बराबर नहीं दिख रहा, यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव। देख लो आप लोग, ध्यान से देख लो, ठीक ना, बात समझाई कि नहीं समझ, इसलिए हमारी ये तीसरी साइड बराबर। भाई जब हमने ऑलरेडी दिखा दिया ये वाली साइड इस साइड के बराबर था, ये कोण इस कोण के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, तो बची हुई एक तीसरी भुजा इस भुजा के बराबर नहीं हो जाएगी, सिंपल है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। आइए इसका सेकंड पार्ट पे चलते हैं, ठीक है ना, दो पार्ट मैंने बता दिए, अब आते हैं अगला पार्ट पे। अब अगला पार्ट भी बहुत आसान है, उसको भी जरा देख ही लेते हैं। आइए अगला पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या सिद्ध करना है, ए क्यू बी त्रिभुज ए क्यू बी ये सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी सीपीडी के, ठीक है ना। तो चलिए सिद्ध करते हैं। अब इसे सिद्ध करने के लिए यही दोनों त्रिभुज फिर से लेना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पहले वाला हाईलाइट मुझे हटाना पड़ेगा, ये लो। चलो अब आते हैं जो हमें सिद्ध करना उस वाले पार्ट पे। हमें इस बार सिद्ध करना है ए क्यू बी, तो ए क्यू बी मतलब ये वाला पार्ट हमें सिद्ध करना, ए क्यू, ये बी दिख रहा है, ए क्यू बी ये दो है त्रिभुज। फिर अगला सी पी डी, तो सी पी और ये डी, इस बार इन दोनों त्रिभुज को हमें सिद्ध करना है। ध्यान से देख लो, मैंने हाईलाइट कर दिया, बहुत आसान है। तो यहां पर लिखेंगे सिद्ध में त्रिभुज ए क्यू बी और त्रिभुज सी पी डी, ठीक है ना, हम यही दोनों त्रिभुज लेने वाले हैं। तो देखो ए क्यू बी में ये ए बी साइड, राइट, ए बी साइड, और उस वाले त्रिभुज की ये सी डी साइड के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि लिखेंगे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए समांतर चतुर्भुज है और इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज फिर से इस त्रिभुज में देखो बी क्यू आ रही है, तो इस त्रिभुज की जो बी क्यू साइड होगी वो इस त्रिभुज के, देखो इस त्रिभुज का ये बी क्यू साइड इस त्रिभुज के इस पीडी के बराबर ना होगा, पीडी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये चीज दिया है, ये क्या है, दिया है, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, दोनों बराबर, तीसरा में ध्यान से देखना, तीसरा में इस बार ध्यान से देखना, तीसरा में इस बार ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, राइट। इसलिए मैं लिखने वाला हूं यहां पर त्रिभुज नहीं कोण ए क्यू बी नहीं ए बी क्यू ये बराबर होगा उसके सी डी पी के, यहां पर लिखेंगे एकांतर कोण से, क्या है ये दोनों, एकांतर कोण से, ठीक है ना। अतः यहां पर लिखेंगे अतः त्रिभुज ए क्यू बी ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी पी डी के, यहां पर लिख देंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर भी देखो भुजा मिल रही है, भुजा कोण भुजा, ठीक है ना, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से, ठीक है। बस इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था इस पार्ट में, जो कि हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है ना। ये तो पहला पार्ट हो गया, ठीक है। अब आइए इसी का दूसरा पार्ट देख लेते हैं। अब यहां पर दूसरा पार्ट में लिखेंगे सिद्ध करना है, दूसरा पार्ट सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है दूसरे पार्ट, मतलब ये तो तीसरा था, ये चौथा पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, चौथा पार्ट।
चौथा पार्ट में क्या सिद्ध करना, ए क्यू बराबर सी बी, ए क्यू बराबर सी पी, ए क्यू बराबर सी पी, ये ठीक है ना। तो देखो सिद्ध कर रहे हैं, सिद्ध यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी पी डी के। यहाँ पर लिखेंगे उपर्युक्त, उपर्युक्त सिद्ध किया जा चुका, सिद्ध किया गया या सिद्ध किया जा चुका। अतः इस त्रिभुज में देखो ए क्यू साइड आ रही है ना, और इस त्रिभुज में देखो ये सी पी साइड आ रही है, दोनों बराबर होंगे। यहाँ पर लिख दो बिकॉज सी पी सी टी नियम, सी पी सी टी नियम से, ये भी सही है। और आप चाहो तो लिख सकते हो संगत भाग बराबर होते हैं, प्रूव हो गया। यही इस प्रश्न में प्रूव करना था। अब देख लीजिए, अब क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से मैंने आपको एक क्वेश्चन को सिद्ध कर दिया, ठीक है ना। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लगाना है, बस आपको हरा लाल नहीं यूज करना, बस ब्लैक एंड ब्लू ही यूज करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और बेहतरीन तरीके से बढ़ते हैं। अभी एक पार्ट और है इसमें, अभी एक पार्ट और सिद्ध करना है। अब इसको मैं हटा देता हूं, आपने उम्मीद है देख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। चलिए यहां तक कोई दिक्कत। आइए अगला पार्ट देखते हैं क्या है। अगला 5 नंबर, 5वां पार्ट। यहाँ पर देखिए 5वां पार्ट क्या कह रहा है। 5वां पार्ट में हमें सिद्ध करना है ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए सिद्ध देखो, हमें सिद्ध करना ये अंदर वाला एक समांतर चतुर्भुज है ए पी सी क्यू। तो देखो इस त्रिभुज में, तो यहां पर लिखो चतुर्भुज, चतुर्भुज ए पी सी क्यू में क्या लिखोगे कि ए पी जो साइड है आपकी, देखो ये ए पी साइड इस सी क्यू के बराबर है, सी क्यू के बराबर। यहां पर लिखेंगे सिद्ध किया गया, सिद्ध किया जा चुका, ठीक है ना। उसके बाद इसी त्रिभुज में देखो ये ए क्यू साइड जो है वो सी पी के बराबर है। इसी त्रिभुज में लिखेंगे ए क्यू, जो ए क्यू है वो ए क्यू इस त्रिभुज में इस सी पी के बराबर है, सी पी के बराबर। ये भी सिद्ध किया जा चुका, सिद्ध किया जा चुका, सिद्ध किया जा चुका ना। अतः 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 चतुर्भुज ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि हमें पता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी समूह भुजाएं बराबर होती हैं वो एक समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक ना। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो ये हमारा जो है एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया, बस इतना ही करना है इसमें, ठीक है। अब बताओ आपको क्या नहीं समझ में आया इस क्वेश्चन में। आपको बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये है आपके पास अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये है क्वेश्चन नंबर, ये तो मुझे लगता है यहीं पे लग जाएगा। इस क्वेश्चन को हम यहीं पे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम यहीं पर सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। एक ए बी सी डी है जो कि समांतर चतुर्भुज है तथा ए पी और सी क्यू शीर्षों ए और सी से विकर्ण बी डी पर क्रमशः लंब डाले गए हैं, लंब खींचे गए हैं, सिद्ध करना है। ये कहता है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। आपके पास जो चतुर्भुज बना हुआ है जो आप देख पा रहे हो, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। इसमें कहता है कि ए पी और सी क्यू, ए पी और सी क्यू जो है सीधा किस पर, ये ए से, शीर्ष ए से और यहाँ पर शीर्ष सी से इस बीटी विकर्ण पर क्या खींचे गए, लंब खींचे गए हैं। लंब खींचे गए मतलब यहाँ पर जो 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो हमें पहला सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी पी और सी क्यू डी दोनों क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज है, ठीक है ना। तो चलिए सिद्ध करते हैं, सिद्ध करें। आर यू रेडी। चलिए तो इसको हम फिगर इधर बना ही लेते हैं, यहीं पे बता देता हूं। एक हमारे पास ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है,
ये एक ABCD बना लेते हैं, ये ठीक है ना, इसको मिलाया गया है, इस विकर्ण को यहाँ से मिला दिया गया है, ठीक है। और ये है ए यही है, ABCD, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर लंब खींचे गए हैं, लंब ध्यान से देखना खींचा गया है इस शीर्ष से, शीर्ष, लेकिन विकर्ण मैंने गड़बड़ खींच दिया, विकर्ण जो है ये वाला नहीं है, विकर्ण ये खींचा गया है, ठीक है ना, यही खींचा गया है ना। अब ए से खींचा गया है इसमें एक विकर्ण, और इस ए से इस पर विकर्ण खींचा गया है, और इस सी से एक विकर्ण यहाँ पर खींचा गया है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री यहाँ पर भी है, यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे जो दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में, दिया क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। आप लिख लोगे इस चीज को, समांतर चतुर्भुज है, और भी जो चीजें लिया है उसको भी लिख दोगे। हाँ, तथा यहाँ पे लिख सकते हो, तथा AP, P और Q है, हाँ ये P और Q है, ये P है, ये Q है ना। तो AP जो है वो लंब है किस पर, इस BD पर, तथा अगला जो आपके पास खींचे हो CD, CQ भी लंब है BD पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर सिद्ध करना है, अब देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, तो देखो पहला पार्ट हम पहले सिद्ध करेंगे। हाँ, तो पहला पार्ट में क्या कह रहा है, APB ये सर्वांगसम है, APB त्रिभुज CQD के सर्वांगसम है, CQD के सर्वांगसम, ठीक है ना। तो चलिए सिद्ध करते हैं, जो दिया होता है वहीं शुरुआत करते हैं, आपको ये तो पता ही है। सिद्ध करें इसको सिद्ध किया जाए, चलिए सिद्ध करते हैं। तो ध्यान से देखो, हम यही दोनों त्रिभुज लेंगे APB, तो APB आपको दिख रहा होगा, एक APB कहां पर है, तो देखो APB, AP और ये B, ये त्रिभुज दिखा, और एक CQD, तो ये दिख रहा होगा आपको CQ और D, ये है। तो चलिए, तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज APB और त्रिभुज CQD में, ठीक है ना। तो देखो इस त्रिभुज में आप देखोगे APB में AB साइड, AB जो है उस त्रिभुज के CD के बराबर हो जाएगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजा, यहाँ पर लिखेंगे सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, पूरा लिख देना, समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजा है इसलिए, ठीक है ना। ओके, दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट में हम ये कहेंगे कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के एकांतर कोण है, तो इस त्रिभुज का ABP ये बराबर होगा इस त्रिभुज के एंगल CDQ के, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे एकांतर कोण, क्या है ये दोनों, एकांतर कोण है, इसलिए एकांतर कोण से बराबर होंगे, ठीक है ना। उसके बाद तीसरी चीज क्या है, ये वाला 90 डिग्री दिया हुआ है दोनों में, राइट। तो APB एंगल APB ये बराबर होगा एंगल CQD के, यहाँ पर लिखेंगे समकोण, समकोण, ठीक है ना। तो अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः त्रिभुज APB ये आपका सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CQD के। अब बात आती है कहाँ से, तो देखो ये कोण है, ये भी कोण है, ये फिर भुजा है, तो S एंगल कोण, एंगल भुजा, एंगल भुजा, यहाँ पर लिखेंगे भुजा कोण सर्वांग समता से, ठीक है ना। तो ये दोनों सर्वांग सम हो गया, बस हेंस प्रूफ। जो हमारा पहला पार्ट था उस पार्ट में हमें यही सिद्ध करना था, जो कि हमने सिद्ध कर दिया। अब बताइए आपको कहाँ समझ में आया। तो हमने देखो दो कोण दिखाया ना, एक कोण हमने ये कोण बराबर दिखाया और एक ये दोनों में है ही, तो कोण कोण और ये फिर भुजा यहाँ पर आ गई, तो भुजा कोण कोण है या कोण कोण भुजा, भुजा कोण कोण कह सकते हो, ठीक है ना। बात समझ आई। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, ये है आपका पहला पार्ट, ठीक है। अब देखो इसका दूसरा पार्ट में हमें ये सिद्ध करना है कि AP बराबर CQ, AP बराबर CQ।
हमें ये सिद्ध करना है ए बी बराबर सी। क्यों, बताओ यहाँ तक समझ आया? अगर यहाँ तक आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो अगला पार्ट करने में आसानी हो जाएगी। तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पर देखो अगला पार्ट इसका देखो, अगला पार्ट में देखो ध्यान से, अगला पार्ट यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। अगला पार्ट तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए पी बराबर सी, ठीक है ना। देखो इसको हम सिद्ध करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध में आप लिखोगे त्रिभुज ए पी बी, ये सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी क्यू डी के। यहाँ पर लिखेंगे उपर्युक्त सिद्ध किया जा चुका है। हमने यहाँ पर देखो लिख दिया कि उपर्युक्त सिद्ध किया जा चुका है, ठीक है। जब हम यहाँ पर ऊपर से लिख दिए तो आपको ये भी पता होना चाहिए, हम ये जानते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि इस त्रिभुज का देखो ना एपी साइड और इस त्रिभुज का देखो ना सी क्यू साइड, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। बस इति सिद्ध। बताइए अब आप लोग हमें ये बताइए कि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझने में कहां पर दिक्कत हुई? बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था जो कि आपके आंखों के सामने है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और मैं एक बार नहीं 1000 बार आपसे कह चुका हूं। क्या? मैंने एक बार नहीं आपसे 1000 बार कहा कि ऐसे क्वेश्चन को आप इग्नोर बिल्कुल मत करोगे। थोड़ा सा टाइम लगाओगे कोई बात नहीं, लेकिन आने लगेगा, ठीक है ना। और देखिए कुछ क्वेश्चन में है नहीं, हर बार वही, जब भी सर्वांगसम दिखा देंगे उसके बाकी की चीजें क्या होती है? बराबर हो जाती हैं। और हमने यहाँ पर वही चीज दिखा रहे हैं कि दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा दे रहे हैं, और सर्वांगसम दिखाने के लिए आपको पता है कि 3 चीजें आपको बराबर दिखाना है। या तो तीनों भुजाएं बराबर दिखा दो, या तो फिर 2 भुजाएं 1 कोण दिखा दो, या तो फिर 2 कोण 1 भुजा दिखा दो, या फिर RHS वाला रूल फॉलो कर दो, ठीक है ना। तो आपके पास रूल्स यहाँ पर यही चीज है, आप जो भी सही लगे आप उससे कर सकते हो। तो बस इन क्वेश्चंस को हम यहीं तक कर लिए, बाकी क्वेश्चंस जो हैं उनको हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक है ना। बाकी टाइम हम नेक्स्ट डे करेंगे। और चलिए मैं आप लोग के लिए कुछ होमवर्क देता हूं। आपके लिए होमवर्क में लिख लो, चलो जल्दी से फटाक से। पहला क्वेश्चन लिख देता हूं, 2 4 5 क्वेश्चन, आप लोग उन क्वेश्चंस को करोगे। चलिए पहला क्वेश्चन है आपको 0.47 के ऊपर बार, इसे p/q के फॉर्म में बदलना है, ठीक है ना। दूसरा है आपके पास 8 की पावर n इक्वल टू 64/2 की पावर n, देन n इक्वल टू वाट, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन नोट करोगे -1/5 और माइनस का 2/5 के बीच 5 परिमेय संख्या बताना। क्या बताना है? 5 परिमेय संख्या, ठीक है ना। चलिए चौथा क्वेश्चन लिख लो 7/5√3 - 5√2 के हर का परिमेयकरण करना है। क्या करना है? परिमेयकरण, ठीक है ना। इसको भी आप लोग नोट कर लो। पांचवा है 2 की पावर 0 + 5 की पावर 0/7 की पावर 0 इक्वल टू वाट, ठीक है ना। आपको इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन करना है, ठीक है ना। नोट कर लिए होगे मुझे उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर पे है 81 की पावर -1/2 और इस पूरे की पावर -1/4 और पूरे की पावर दिया हुआ है 2, ठीक है ना, इक्वल टू वाट। इसको सरल करके बताना है आंसर कितना आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करो
16 टू द पावर माइनस का 1/4 इंटू 4 और यहाँ पर रूट के अंदर दिया 16 इक्वल टू वाट, ठीक है ना। 8 नंबर नोट कर लो, 4 दिया है और रूट के अंदर दिया हुआ है 81 की पावर -2 इक्वल टू वाट, ठीक है ना। इसे भी आप नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो 9 नंबर, 12 दिया हुआ है, रूट के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है x टू द पावर 4 टू द पावर 1/3, ठीक है ना, इक्वल टू वाट, ठीक है ना। और ये 10 नंबर देख लो, 10/3, 7/8 और 1/7 का दशमलव प्रसार, क्या होगा, ठीक है ना। इन सभी क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, ठीक है ना। चलिए एक दो और लिख लो। आओ 11 नंबर पे 0.432 और इस 32 के ऊपर बार है को आपको p/q के रूप में बदलना है, ठीक है ना। एक और लिख लो लास्ट, 3.5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। ये इतने क्वेश्चन आपको क्या करना है, कॉपी पे नोट डाउन करना है और ये सारे क्वेश्चन तुम्हें क्या करना है, ठीक है ना। तो ये देख लो एक बार अच्छे से क्वेश्चंस, मैं छोटा कर देता हूँ, वैसे एक पेज पे तो खैर ना आएगा शायद। ये देख लो, ये देखो क्वेश्चंस हैं आपके सामने, ठीक है ना। आप इन सभी क्वेश्चंस को क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। और बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे जल्द ही, इन क्वेश्चंस को कर लेना और इसके आगे बढ़ते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं आपसे जल्द ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।